कि सबसे पहले थोड़ा-सा प्रोटीन के बारे में बता दूँ कि हमारे पास जो प्रोटीन है, तो ये लफ्ज़ हमारे पास एक वर्ड है प्रोटोस, ठीक है? जो कि ग्रीक वर्ड है प्रोटोस से लिया गया है और प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट या प्राइम, ठीक है? या हमारे पास सुप्रीम भी आप कह सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे प्रोटोस नज़र आ रहा है, तो ये ग्रीक का एक वर्ड है और इसका मतलब है फर्स्ट या सुप्रीम या प्राइम। तो अ, मतलब क्यों इसको ये नाम दिया गया है, तो पहले ये कंसिडर किया जाता था जब रिसर्च हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, जब हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस टाइम ये मतलब वो किया गया था, कंसिडर किया जाता था, ये सोचा जाता था कि हमारे जो बॉडी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्राइम इम्पोर्टेंस की एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो एक ज़रूरी चीज़ है, तो वो प्रोटीन है। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि पहले ये सोचा जाता था कि जो हेरेडिटरी मटेरियल है, जो कि एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है, तो वो प्रोटीन करती है। फिर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एफएससी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, मतलब थ्योरेटिकली के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे माइसिस पे और उन्होंने मतलब वो कुछ माइसिस से एक से दूसरे में इंजेक्शन वो लगा रहे थे और कुछ ऐसे वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे फिर इनको क्लियर हो गया कि जी ये तो प्रोटीन नहीं बल्कि कोई और चीज़ है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। और फिर बाद में उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया कि डीएनए होता है, ठीक है? तो ये प्रोटीन जो है इसको पहले मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है और इस वजह से उसके इस नाम की वजह से इसको जो है तो प्रोटोस का या प्रोटीन का जो नाम है तो ये दिया गया। और फिर ये सेकंड पॉइंट अगर आप देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज that are joined to each other by a specific covalent bond which is called as the peptide bond। तो आप लोगों को अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो याद होगा कि उसमें हमारे पास जो है तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है? एक अल्फा कार्बन है, फिर हमारे पास जो है तो उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, हाइड्रोजन था, आर ग्रुप था और एक साइड पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप था, NH2 या NH3 था। तो वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब वो जो नाइट्रोजन है, तो मतलब अब अगर अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे तो प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होंगे, तो कह रहे हैं कि ये हमारे पास नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इनका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बनते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन्स हमारे पास 500 अमीनो एसिड से बने होंगे, कुछ हमारे पास 1000 से बने होंगे, तो डिफरेंट उससे हमारे पास जो है तो ये बनते हैं, ठीक है? और इसके अलावा मतलब हमारे पास अगर एक अमीनो एसिड है, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा बता दूँ, तो हमारे पास देखिए, ये पहले मैं जिनको नहीं याद तो मैं उनके लिए ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना दूँ। हमारे पास ऐसे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, अमीनो टर्मिनल होते हैं अल्फा कार्बन के साथ और आर ग्रुप होता है और यहाँ पे COOH होता है, ठीक है? ये तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने इसको क्लास में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा है और यहाँ पे लेक्चर्स में भी, यहाँ पे भी हमने इसको काफ़ी डिटेल से 20 अमीनो एसिड्स को हमने पढ़ा है। अब अगर यहाँ पे आप लोग देख ले, अगर मैं ये एक अमीनो एसिड है, ये इसका अल्फा कार्बन हो गया और ये इसका COOH हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ये COOH को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है? COOH ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये COOH है। और इसी तरह अमाइनो जो ग्रुप है, ये N हो गया, तो NH2 है या NH3 है, तो मैं इसके साथ दो हाइड्रोजन को, फॉर एग्जांपल NH2, ठीक है? तो दो हाइड्रोजन मैंने लगा लिए, ठीक है? अब जो दूसरा अमीनो एसिड आएगा इसके साथ प्लस दूसरा अमीनो एसिड आएगा, तो उसका ये नाइट्रोजन और उसके साथ ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है? और इसका आगे इसी तरह सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो एक अमीनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, या हम कहते हैं कि एक अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल जो है, तो ये आपस में मिल जाते हैं और ये निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O, ठीक है?
अब ये जब निकल जाते हैं, ठीक है, तो लेट मी ट्राई, यहाँ पे मैं इसको, ये देखिए मैं इसको रब कर लिया क्योंकि वो हमारे पास निकल गए। और हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये जो है, तो यहाँ पे हमारे पास एक, सॉरी मैं ज़रा ये कह रहा हूँ, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है, तो इधर एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, मतलब वो हमारे पास वाटर निकल गया और यहाँ पे हमारे पास एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड बन गया है, तो हमारे पास हम इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में अपना बॉन्ड होता है, तो प्रोटीन में जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये किस चीज़ की वजह से बना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक अमाइनो एसिड से रिमूव हो गया उसके कार्बोक्सिल ग्रुप से, और हाइड्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड से उसके अमाइनो ग्रुप से रिमूव हो गया, और उनके बीच में हमारे पास जो है, तो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और हम कहते हैं कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बन गया। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब, हम प्रोटीन को दूसरा नाम भी पॉलीपेप्टाइड का लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ, देखिए ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा अमाइनो एसिड, फिर एक और पेप्टाइड बॉन्ड, चौथा अमाइनो एसिड। तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलते जाते हैं, और हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, तो वो उनके बीच में बनते जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये मतलब मोनोपेप्टाइड हो गया, ये डाईपेप्टाइड हो गया, ट्राईपेप्टाइड हो गया, फिर टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, और आखिर में हम कहते हैं कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि अक्सर पूछा जाता है कि आपके पास अगर मतलब एक मोनोपेप्टाइड है तो उसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब फौरन ही बोल देते जी एक अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि मोनो का मतलब है एक, लेकिन याद रखिए जब मोनोपेप्टाइड होगा तो वो हमारे पास दो, ये इसका भी माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर दे, ठीक है। तो दो के बीच में हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो मोनोपेप्टाइड में हमारे पास दो, 10 मिनट हो गए, पहला ही था, मैंने काफी पहले शेयर किया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पहले शेयर किया, मैं दोबारा खैर कर दूंगा, ये फर्स्ट स्लाइड है, लेकिन जिसका माइक ऑन है सर ये ऑफ कर दे, मैं दोबारा ये भी जो पॉइंट मैंने कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि दो अमाइनो एसिड है, उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है। तो हम जब कहते हैं कि मोनोपेप्टाइड, तो उसका मतलब होता है हमारे पास के दो अमाइनो एसिड होंगे। अगर यहाँ पे देख ले तो हम कहते हैं डाई पेप्टाइड, दो पेप्टाइड हो गए, तो दो पेप्टाइड में हमारे पास तीन अमाइनो एसिड होंगे। अगर मैं कहता हूँ ट्राई पेप्टाइड, तो ट्राई पेप्टाइड में हमारे पास चार अमाइनो एसिड्स होंगे। तो जितने पेप्टाइड होंगे उससे आपने एक अमाइनो एसिड ज्यादा बोलना है, ठीक है, ज्यादा कंसिडर करने, या इन अदर सेंस हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, तो जिसका माइक ऑन है काइंडली ऑफ कर दो। तो हमारे पास ये है कि यहाँ पे मतलब जितने पेप्टाइड होंगे तो +1 आपने करना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ट्राई पेप्टाइड, तो ट्राई आप लोगों को पता है कि तीन को बोलते हैं, तो 3 + 1 तो 4 हो जाते हैं, तो आपने कहना है जी ट्राई पेप्टाइड में 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको याद करना है, ठीक है। जो अभी आए हैं मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर दे। तो ये मैं 10 मिनट्स मैंने आप लोगों को दिए थे, 10 मिनट्स में आप लोग नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी हमारे पास देखिए प्रोटीन का जो नाम है, तो ये प्रोटोस से लिया गया है। प्रोटोस हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब है फर्स्ट या सुप्रीम या प्राइम, ठीक है। तो मतलब तीनों अल्फाज जो है, तो इसका एक ही मतलब आ जाता है। हमारे पास इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कंसिडर किया जाता है, और ज़रूरी है भी, आप लोगों को पता है, लेकिन आपको पता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास डीएनए है, ठीक है। अगर डीएनए नहीं होगी तो प्रोटीन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन बनती डीएनए से है। तो हमारे पास ये है कि शुरू में ये कंसिडर किया जाता था कि ये जो प्रोटीन्स है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बगैर ज़िंदगी नहीं आगे चल सकती। तो इस वजह से इसको सुप्रीम का
नाम या फर्स्ट का नाम जो है तो दिया गया। फिर बाद में जब एक्सपेरिमेंटेशंस होगी तो बाद में पता चला कि जी नहीं, प्रोटीन से भी कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है डीएनए, जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में मैंने आप लोगों को ये जो अभी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और अमाइनो एसिड जो है तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड से, ठीक है। उसमें आपके पास नाइट्रोजन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमोनिया ग्रुप होते हैं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ठीक है। तो अब अगर उनसे अमाइनो एसिड से अगर प्रोटीन बनेंगे तो प्रोटीन भी हमारे पास नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे, अगर 10 लेट्स से अमाइनो एसिड्स आपके पास आ गए तो एटलीस्ट 10 तो उसमें नाइट्रोजन होंगी होंगे। अगर उनमें फिर बेसिक अमाइनो एसिड्स है तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से यहाँ पे बात लिखी है कि वो बना होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन के डिफरेंट साइज हो सकते हैं। वो आपके पास 500 अमाइनो एसिड से भी बना हो सकता है, 1000 से भी बन सकता है, आपके पास 250 से भी, मुख्तलिफ उनके हर एक के आपको पता है कि साइजेस होते हैं। हर एक प्रोटीन का अपना अमाइनो एसिड का एक साइज होता है, ठीक है। और फिर उनमें जो बॉन्ड होते हैं, जो दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, तो वो बॉन्ड जो है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। आप इसको ज़रा याद रखिए, ठीक है। और जब एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड मतलब ये कि दो अमाइनो एसिड्स होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर तीन अमाइनो एसिड्स होंगे तो उनके बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, अगर चार होंगे तो उनके बीच में तीन पेप्टाइड बॉन्ड जो है तो वो बनेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है ऑलरेडी, इसको हमने अमाइनो एसिड्स में डिस्कस किया। कह रहे कि 20 अमाइनो एसिड्स विच हैव बीन फाउंड टू अकर इन ऑल प्रोटीन्स नॉन एज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, के हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो कि 20 इन नंबर है, या जैसा मैंने आपको बताया कि 23 इन नंबर है, तो उनसे हमारे पास ये प्रोटीन्स जो है तो ये बनते हैं। तो उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स या प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स भी हम उनको बोलते हैं। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे। कह रहे वाई आर प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट टू अस। तो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट तो ये है कि प्रोटीन मेकअप अबाउट 15% ऑफ मास ऑफ एवरेज पर्सन। हमारी बॉडी का जो मास है, हमारा जो वेट है, तो उसमें 15% जो है तो वो प्रोटीन से बना होता है। बाकी हमारे जो मतलब बोन्स हो गए या और चीज़ें जो हो गई तो ये आ जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो है तो एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, और आपको पता है एंजाइम की इम्पोर्टेंस। मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एंजाइम कितने इंपॉर्टेंट है। तो वो भी प्रोटीन से बेसिकली बने होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, जैसा हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन, आप लोगों को पता है कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो हमारा ज़िंदा रहना। तो यहाँ पे ये अगेन इम्पॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे लिखकर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ होते हैं, जैसा एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ आप लोगों को पता है कि उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है या एंटीबॉडीज़ जो है, तो वो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म, हमें डिजीज़ से बचाते हैं, ठीक है। तो वो भी प्रोटीन इन नेचर है। तो अगर ये एंटीबॉडीज़ ना हो तो अगेन हमारा ज़िंदा रहना जो है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बहुत सारी डिजीज़ हमारी बॉडी में होंगी और प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिफरेंट हार्मोन्स जो है, ठीक है, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, या जिस तरह इंसुलिन है, इंसुलिन से आप अच्छी तरह वाकिफ़ है, तो ये भी प्रोटीन इन नेचर है बेसिकली। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो लिगामेंट्स और आर्टरीज है, तो कह रहे हैं कि ये भी मेनली फॉर्म्स बाय इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा मसल्स जो है, proteins in the muscle respond to nerve impulses by changing the packing of their molecules, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन की बात कर रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन जो है तो ये भी प्रोटीन है, जो कि मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको पता है पूरी मसल्स ही प्रोटीन्स होते हैं, तो ये इसकी एक और इम्पोर्टेंस होगी। फिर हमारे पास हेयर्स हो गए, या नेल्स हो गए, या स्किन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटीन है, केराटिन। तो केराटिन से ये बने होते हैं, ठीक है। और अगेन ये प्रोटीन है, तो हमारे पास इसकी भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे आप लोगों को वाज़ेह हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंसेस है, आप जो है तो नेट से सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास 4 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या
कुछ प्रोटीन्स में हमारे पास 3 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है तो वो 3 लेवल तक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी है जिनका 4th लेवल तक चला जाता है, ठीक है। और उनको हम मतलब जो लेवल्स है तो उनको हम जो नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अभी आगे इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो स्ट्रक्चर्स है ये तो हर एक प्रोटीन में होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन्स है, कौन सी प्रोटीन्स है वो अभी आगे जाके बताऊंगा, कि उनमें हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी आ जाता है, 4th लेवल ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारे पास उसमें आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो डायग्राम है तो ये आपको सिंपली इलस्ट्रेट करता है। अगर यहाँ पे आप देख ले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर आप देख ले सिंपल एक लाइन जो है तो मतलब एक सीक्वेंस आपको सिर्फ दिखाया गया है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। आप ऐसे कंसिडर कर ले जिस तरह आपके पास तस्बीह होते हैं, तस्बीह जो कि धागे में दाने पे रोए होते हैं, तो वो आपके पास जो उसमें वो जो दाने हैं तो वो आपके पास अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और उसके अंदर जो धागा है तो वो धागा पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि मतलब अमाइनो एसिड को आपस में मिला रहा होता है। तो आपके पास तस्बीह जो है वो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर आपके पास ये जो तस्बीह है, ठीक है, तो इन तस्बीह को अगर आप मतलब आ, ऐसे कर ले कि उसका कोई शेप बना दे, जिस तरह आप इसको फॉर एग्जांपल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसका आप बना दे, ठीक है ना। मतलब वो तस्बीह है, आप उसको ऐसे मतलब वो रख लेते हैं कि वो ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसका एक नाम है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। या दूसरे केस में अगर आप उस तस्बीह को छोड़ते हैं तो ये तस्बीह आपके पास, ये जिसका माइक ऑन है काइंडली ऑफ कर दे यार, ठीक है। तो ये दूसरा आपके पास हो सकता है कि आपके पास ये जो मतलब एक तो मतलब आप कंसिडर कर ले, ठीक है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता ये, कि मतलब आपके पास वो तस्बीह है तो वो स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया। या आप उसको मतलब लेयर ओवर लेयर, जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल कपड़ा होता है, और आप कपड़े को छोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह तह दर तह आ जाता है, तो ये भी स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं इनको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। फिर हमारे पास जो है तो तीसरा जो लेवल आ जाता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर को हम 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन गए, ये अपने आप को कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि इसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और फिर अगर एक प्रोटीन जो है तो मतलब 2 या 3 या 4 चेन से बना हो, तो उनका हर एक चेन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर हर एक जो चेन का 3D स्ट्रक्चर है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, और उनके जुड़ने की वजह से हमारे पास एक 4th लेवल आ जाता है, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोटीन्स में हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, कुछ में नहीं होता। तो कौन सी उसमें होगा, जिनमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, जो कि एक चेन से ज़्यादा चेन से बना होगा, मतलब जो 2 चेन या 3 चेन से बना होगा या इससे ज़्यादा चेन से बना होगा, वो हमारे पास उस प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होगा। अगर कोई प्रोटीन आपके पास ऐसा है कि वो सिर्फ एक चेन से बना है, सिंगल चेन से बना है, तो फिर उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल तक वो चला जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सी प्रोटीन का जो है तो आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आए तो मैं इसका कॉमन एग्जांपल आपको बता देता हूँ। और कॉमन एग्जांपल जो है ये, आई डोंट नो कि किसको मसला है कि बार बार अपना माइक ऑन करता है। अगर मैंने ये पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑफ करके देख लिया तो मैं उसको आउट करा दूंगा क्लास से, ठीक है। मैं ये नहीं छोड़ूंगा। डिस्टर्बेंस आप क्यों बार बार काज कर रहे हो, और लोगों के लिए भी मसला बन रहा है और मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ जो होता है, मैं कॉमन एग्जांपल अगर आपको दे दूं, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास लकड़ी है, ठीक है।
अब वो लकड़ी आपने ले लिया है तो वो आप उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कंसिडर कर ले, अभी आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं की। फिर आप उसके मतलब लेट से आप मेज़ बना रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या कर दिया कि उस लकड़ी को आपने मतलब उसका एक लेट से रेक्टेंगुलर हिस्सा काट दिया है, और उससे जो है तो कुछ आपने जो पैरों के लिए हम काटते हैं, ठीक है? उसके जो पैर होते हैं टेबल के, तो आपने वो काट दिए हैं। तो आपने उस प्राइमरी स्ट्रक्चर से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए, तो ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है? फिर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपके पास हो गए। फिर आपने क्या कर दिया कि उनको आपस में एक ख़ास अंदाज में जोड़ दिया है, ठीक है? आपने मतलब उनको कीलों की मदद से उसको एक ख़ास अंदाज से आपने उसको जोड़ दिया है, तो उससे टेबल बन गया। तो ये आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? तो आई होप कि इससे आपको क्लियर होगा। अब अगर आपके पास कोई प्रोटीन है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर तक तो आपको समझ आ गई, तो कोई प्रोटीन है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन वो दो चेन से बना है, अल्फा और बीटा चेन से बने हैं। तो अल्फा चेन का अपना टर्शरी स्ट्रक्चर, बीटा चेन का अपना टर्शरी स्ट्रक्चर, और वो फिर आपस में मिल जाते हैं, तो उनसे हमारे पास जो है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इनको ज़रा देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, जो कि मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिले होते हैं, ठीक है? तो सीक्वेंस है, ठीक है? जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट से ये जो प्राइमरी यहाँ पे लिखा है, तो प्राइमरी का मतलब ये इसमें ये जो PRIMARY आप इसको अमीनो एसिड्स कंसिडर कर ले। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि प्राइमरी का सीक्वेंस आप मुझे बता दें, तो आप कहेंगे कि जी पहले P आ जाता है, फिर R आ जाता है, फिर I आ जाता है, फिर M आ जाता है, फिर A, R और Y, इस तरह मतलब आप मुझे एक सीक्वेंस बताएंगे। अब अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज करेंगे, अगर आप इन अल्फ़ाबेट्स को चेंज करेंगे, तो उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा, जिसका ये मतलब नहीं होगा जो प्राइमरी का मतलब है, ठीक है? या जैसा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का स्पेलिंग अगर आप मुझे इस सीक्वेंस से नहीं बताएंगे, तो मतलब अगर आप इसको आगे पीछे कर दे, तो वो कोई दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा। इसी तरह हर एक प्रोटीन का जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, तो आप अगर उस सीक्वेंस से उसको लिखेंगे, अगर उस सीक्वेंस से वो बनेगा, तो आपके पास उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर बनेगा, एक ख़ास प्रोटीन बनेगा, जिसका एक ख़ास फंक्शन होगा। और अगर आप उसको चेंज करेंगे, उस सीक्वेंस को चेंज करेंगे, तो आपके पास पूरा का पूरा प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, और जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? याद रखिए कि प्रोटीन का फंक्शन जो है तो वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर किसी को इसकी समझ नहीं आती, तो मैं उनके लिए सिंपल बता देता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल टेबल है, अब टेबल का एक ख़ास फंक्शन है, या चेयर है, कुर्सी का एक ख़ास फंक्शन है कि मतलब हम उस पे बैठ सकते हैं। अब अगर उसका एक ख़ास वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो उसका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? अब फॉर एग्जांपल आप कुर्सी के ये जो पैर है, आप इसको ऊपर कर दें, तो फिर जब इसके पैर ऊपर होंगे, आप मतलब ऊपर लगा ले, तो फिर उसका फंक्शन मतलब स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया, तो उसका फंक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आप उस पे नहीं बैठ सकेंगे। तो इसी तरह प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे पास स्ट्रक्चर के लिए उसका एक ख़ास सीक्वेंस होना ज़रूरी है, ठीक है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, और सीक्वेंस किस चीज़ का होता है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है कि कौन से नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड लगा होता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि it also include the determination of number of amino acid residues in a peptide chain। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने अमीनो एसिड यूनिट्स है, ठीक है? ये जो रेजिड्यूज का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ होता है, तो रेजिड्यू भी नंबर के लिए मतलब यूनिट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है? कि कितने अमीनो एसिड से वो बना है, आप मतलब सिंपली काउंट कर सकते हैं। ये नीचे अगर आप यहाँ पे देख ले, ये जो चेन ए इंसुलिन का आपको दिया गया है, चेन ए और चेन 1 और चेन 2 दिया गया है, तो ये GIVEQ, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ये अमीनो एसिड के सिंबल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देख लें, तो इंसुलिन का हमारे पास जो है ये 5, 10, 15, 20, तो 21 एक चेन में हो गए, चेन 1 में, और चेन 2 में आपके पास जो है तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, तो 30 आपके पास जो है तो चेन 2 में हो गए। तो आपको पता होगा, आप लोगों ने पहले इससे थ्योरेटिकली पढ़ा भी होगा कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है? अब अगर आप इस सीक्वेंस में, ये जो पूरा सीक्वेंस यहाँ पे चेन 1 या चेन 2 में है, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चेंजेस कर दें,
एक अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर दे या एक अमाइनो एसिड को आगे पीछे कर दे, तो हमारे पास क्या होगा कि इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो रियल या ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। और जब वो स्ट्रक्चर वैसे नहीं बनेगा तो आपके पास क्या होगा कि मतलब वो उसका फंक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मली जो डिजीज कंडीशंस होती है तो उसमें यही होता है, ठीक है ना। हम कहते हैं म्यूटेशन हो गई, मतलब उसमें कोई एक अमाइनो एसिड जो है तो वो अपना जो जगह है वो उसको चेंज कर लेते हैं, या अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, चेंज हो जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और उस प्रोटीन का पूरा फंक्शन जो है तो वो आगे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब ये जो सेकंड पॉइंट में लिखा है कि it also include the determination of the number of amino acid residues in a peptide chain के प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के बारे में भी बताता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में लिखे कि इट शोज वेदर द पेप्टाइड चेन इज ओपन, साइक्लिक और ब्रांच्ड, ठीक है। हमें जो है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ये भी पता चल जाता है कि ये जो पेप्टाइड चेन है तो ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक है, ठीक है, मतलब क्लोज चेन है, या ये ब्रांच चेन है, ये भी हमें इससे पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर ऑर्डर्ड एंड वन डायमेंशनल, ठीक है ना। ये हमारे पास वन डायमेंशनल हो जाते हैं, जिस तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास 3D हो जाता है, 3 डायमेंशनल हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा समझा दूँ कि इट इज़ रिटन फ्रॉम अमाइनो एंड टू कार्बोक्सिल एंड, दैट इज़ एन टू सी। हमारे पास जो है तो अमाइनो से कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ, ये ज़रा सा समझ ले, आसान है। जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे हमारे पास जो है तो ये अमोनिया हो गया, ठीक है, और इधर हमारे पास COOH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे R हो गया। इसी तरह दूसरा हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड अगर इसका बन जाता है, ये तो हमारे पास फिर खत्म हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड अगर हमारे पास बनता है तो हमारे पास यहाँ पे एक और नाइट्रोजन का ये इसके साथ बॉन्ड और कार्बोक्सिल, और ये तो इसके एंड पे फिर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो ये जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं ये कलर चेंज कर ले तो इसका, ये जो आपको नज़र आ रहा है तो ये आपके पास एन टर्मिनल हम इसको बोलते हैं, या हम कहते हैं कि ये अमाइनो टर्मिनल है। ये NH2 की वजह से हम इसको अमाइनो टर्मिनल भी बोलते हैं, अमाइन ग्रुप है, या हम कहते हैं कि ये एन टर्मिनल है, ठीक है। और ये जो इस साइड पे आता है, मतलब यहाँ पे या इसके साथ अगर दूसरा लगेगा तो एंड तो आगे जाता है, तो ये हमारे पास जो है तो कार्बोक्सिल टर्मिनल आ जाता है, ठीक है, या इसको हम सी टर्मिनल भी बोलते हैं। तो प्रोटीन जो है इसको हम अमाइनो टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम कहते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये फिर दूसरा अमाइनो एसिड है, फिर तीसरा अमाइनो एसिड, इस तरह हम चलते जाते हैं। तो हम अमाइनो टर्मिनल से इस साइड से हम इसको बोलेंगे, इस साइड से हम नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ऐसे हम नहीं कहेंगे कि ये पहला अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है। एन टर्मिनल से, जो एन साइड है वहां से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिटर्न फ्रॉम अमाइनो एंड टू कार्बोक्सिल एंड, दैट इज N2C, ये जो यहाँ पे लिखा है तो इसका ये मतलब है। अच्छा, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर आप लोगों का इसमें कोई भी क्वेश्चन होता है तो अभी आप लोग याद रखिए, फिर एंड में मैं दोबारा आपके लिए टाइम आपको दूंगा तो आप इसको फिर पूछ सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है तो कह रहे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो वो हमारे पास क्वाइट स्ट्रेट और एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक्सरे डायफ्रैक्शन से जब पता लगाया गया तो कह रहे कि एक्सरे डायफ्रैक्शन ऑन प्रोटीन क्रिस्टल शोज दैट पॉलीपेप्टाइड चेन टेंड टू ट्विस्ट और कॉइल अपॉन देमसेल्व्स। तो कह रहे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सरे डायफ्रैक्शन और NMR टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन हमारे पास ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन से जब स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें पता चला कि इसमें कोई स्ट्रेट चेन नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास कॉइल्स है या ट्विस्ट है, ठीक है। तो फिर इन्होंने जब मजीद देखा तो कह रहे कि द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू स्पेसिफिक कॉइल स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो मतलब वो उन्होंने जब एक्सरे से पता लगा लिया तो इनको पता चला कि ये तो स्ट्रेट चेन्स नहीं है, यहाँ पे तो कॉइल स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, या हमारे पास फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है। तो उस टाइम इनको पता चला कि अच्छा जी, प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और
सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है तो वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। उनमें अल्फा हेलिक्स हो सकता है, उनमें बीटा शीट्स हो सकते हैं, उनमें लूप और कॉइल हो सकते हैं, उनमें सुपर सेकेंडरी मोटिव्स हो सकते हैं। तो इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अल्फा हेलिक्स जो है तो ये स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर आपके पास जो मैंने पहले से आपको बना दिया कि ये जिस तरह आपको ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे बल्कि मैं करूँ तो ये अच्छा रहेगा। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये आपके पास जो है तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये तो ये आपके पास मतलब ऐसे बेसिकली है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है ये। तो ये आपके पास कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। कह रहे कि इट इज़ अ क्लॉकवाइज रॉड लाइक स्पाइरल शेप, क्लॉकवाइज रॉड लाइक और स्पाइरल शेप। स्पाइरल का मतलब है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्लॉकवाइज ये होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, एक क्लॉकवाइज हो जाता है। और ये बनता कैसे है, तो कह रहे कि फॉर्म बाय इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन का ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ईच अमाइन एसिड एंड NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप दैट इज प्रेजेंट 4 रेजिड्यूज हेड, ठीक है। तो ये इसको ज़रा सा समझ ले। यहाँ पे आप देख ले, मैं इसको रेस कर ले तो यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, तो ये इस पे R लिखा है, यू कैन सी आर है। तो आर आपको पता है कि साइड चेन होता है, और जब हर एक अमीनो एसिड में हमारे पास एक एक आर ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये एक अमीनो एसिड हो गया, फिर ये यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड और पांचवा अमीनो एसिड, ये आपको जो है तो नज़र आता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें आप लोगों को पता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये अभी 1-2 मिनट में मीटिंग शायद एंड होगी हमारी, तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। जब एंड हो जाए तो आप लोगों ने जाना नहीं है, दोबारा आप लोगों ने लिंक से ज्वाइन करना है, ये आज हमने ख़त्म करना है इसको। तो हमारे पास मतलब 5 अमीनो एसिड्स लेट्स से या 6 अमीनो एसिड्स है, तो वो आपस में लगे हैं, सही है। तो हमारे पास, बल्कि मैं इसको अभी एंड करके रीजॉइन कराता हूँ ताकि बीच में ये इंटरप्शन ना हो, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने जाना नहीं है, मैं ये मीटिंग एंड करके दोबारा आप लोगों को यहाँ पे बुला लेता हूँ, ठीक है।